अब हम जब समझ चुके हैं कि लोक साहित्य का व्यवस्थित विभाजन कैसे किया जाए, तो उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वह क्या है? लोकगीत। ठीक है, जो व्यवस्थित विभाजन हुआ है लोक साहित्य का, उसमें क्या है? लोकगीत है, लोक कथा है, लोक नाटक है, लोक गाथा है, और पांचवा प्रकीर्ण लोक साहित्य या सुभाषित, जिसमें कि मुहावरे, लोकोक्तियां, पहेलियां, बच्चों के गीत, अर्थहीन गीत, पालने के गीत, ये सारे शामिल हो चुके हैं उसमें। सबसे पहले आता है लोकगीत। गीत शब्द सुनते ही कुछ हलचल सी होती है हम सबके दिलों में। ठीक है, हम सब भी अपनी जिंदगी को हसीन बनाने के लिए, जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए गाहे बगाहे गीतों से, गजलों से, कविताओं से एक रिश्ता तो हमेशा रखते ही हैं। आज हम बात करेंगे कि वो गीत जो परंपरा दर परंपरा, पीढ़ी दर पीढ़ी, मौखिक परंपरा के रूप में, एक मौखिक विरासत के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो चली आ रही है, वह लोकगीत है क्या दरअसल। और इसी क्लास में हम यह भी समझेंगे कि लोकगीत का महत्व क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, और बहुत संक्षेप में ही सही, लेकिन थोड़ा सा मैं लोक गीतों की जो परंपरा रही है, विकास की जो परंपरा रही है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, मैं संक्षेप में बताऊंगा, और अंत में फिर हम लोकगीत के क्या प्रमुख प्रकार हैं वो भी जानेंगे। उन प्रकारों पर चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन हम इतनी सारी चीजें आज जानने वाले हैं कि लोकगीत क्या है, इसकी विशेषताएं क्या रही है, और लोकगीत को लेकर के अन्य विद्वानों की क्या परिभाषा रही है। ठीक है, सबसे पहले आप इस शब्द पे आइए। तो जब आप इसे, ठीक है, इसमें दो शब्द हैं। ठीक है, लोकगीत जो लिखा हुआ है, इसे आप तोड़ते हैं तो आपको क्या शब्द मिलता है? दो शब्द मिलते हैं। कौन कौन? लोक और गीत। लोक शब्द के बारे में हमने बड़ी चर्चा की है, तसल्ली से चर्चा की है। ठीक है, ठीक है, उसके शाब्दिक अर्थों पे भी चर्चा की है। सामान्यतः लोकगीत का अर्थ हुआ कि एक क्षेत्र विशेष है ना, जहां अपनी एक संस्कृति है, जहां अपनी एक परंपरा है, जहां अपनी एक जीवन शैली है, जिसका अपना एक मूल्य है, उस क्षेत्र विशेष की भाषा में गाए जाने वाले जो गीत हैं उसे हम क्या कहते हैं? लोकगीत कहते हैं। ये जो लोकगीत है यह अंग्रेजी के फोक सॉन्ग का पर्याय है। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द चलता है फोक सॉन्ग, और इसी फोक सॉन्ग का पर्याय है लोकगीत। अब ये जो फोक शब्द है इसकी भी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये जो फोक शब्द है यह जर्मन भाषा के वोल्क शब्द से आया है। जर्मन भाषा के किस शब्द से आया है? वोल्क। जर्मन के वोल्क शब्द से फोक शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और वोल्क का क्या अर्थ होता है? वोल्क का अर्थ होता है जनता, जनसाधारण, ठीक है, या सामान्य लोग। ठीक है, वोल्क शब्द जो है वह जर्मन भाषा में बहुत प्रचलित रहा है, और बहुत पुराने समय से यह वोल्क शब्द जर्मन भाषा में मौजूद रहा है, और इसका प्रयोग राष्ट्र, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े पहचान के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा है। तो जो फोक शब्द है वह कहां से आया है? जर्मन के वोल्क शब्द से आया है। ठीक है, हिंदी साहित्य कोश में लोकगीत की जो परिभाषा दी गई है वो बहुत व्यवस्थित परिभाषा है, बहुत सुंदर परिभाषा है। ठीक है, हिंदी साहित्य कोश में लोकगीत के 3 अर्थ बताए गए हैं। कौन कौन? लोक में प्रचलित, लोक द्वारा निर्मित, और लोक विषयक गीत। इसी में इसकी पूरी व्याख्या समाहित है। क्या अर्थ दिया गया है? लोक में प्रचलित, ठीक है, लोक द्वारा निर्मित, और तीसरा लोक विषयक गीत। आपको अब्राहम लिंकन की परिभाषा याद आ रही होगी, जनता का, जनता के लिए, और जनता के द्वारा शासन। वैसे ही लोक द्वारा निर्मित, लोक के विषय में, ठीक है, और लोक में प्रचलित। आप जोड़ सकते हैं ऐसे समझने के लिए चीजों को। तो लोक में प्रचलित जो गीत हैं, ठीक है, जिन्हें गाया जा सके। गीत का मतलब ही होता है जिनमें गेयता हो, जिनमें संगीत हो, जिनमें माधुर्य हो, ठीक है, जिनका अपना लय हो और सुनने में अच्छा लगे। ठीक है, तो लोक के जीवन के जो भी विषय होते हैं उन विषयों को कैसे गा करके और समाज के सामने, लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार जो गीत लोक द्वारा निर्मित हो, ठीक है, लोक से मतलब क्षेत्र विशेष, वह स्थान विशेष,
जहां की अपनी एक परंपरा है, जीवन शैली है, मूल्य है, अपनी संस्कृति है। और क्या हो, लोक विषयक हो, यानी कि वही संस्कृति, वही परंपरा, वही जीवन मूल्य उन गीतों में क्या हो रहे हैं, ध्वनित हो रहे हैं, और कहां प्रचलित हो, उसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित हो। इसलिए आप देखेंगे कि अलग अलग आप क्षेत्र में जाएंगे, अलग अलग समाज में जाएंगे, तो वहां का रहन सहन, परिवेश, पहनावा, बहुत सारी चीजें जो भिन्नताएं होती हैं, वह भिन्नताएं हमें कहां मिलती हैं, वहां के लोक साहित्य में देखने को मिलती हैं, लोकगीत में देखने को मिलती हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिया, इसके अनुसार लोकगीत की जो परिभाषा दी गई उसमें कहा गया है कि आदिम मानव का उल्लासमय संगीत ही लोकगीत है। देखिए कितनी अच्छी परिभाषा, इसको आदिम मानव की परंपरा से जोड़ा। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञात ही नहीं है कि कितनी पीढ़ी से यह परंपरा चली आ रही है। और आदिम मानव की उल्लासमय संगीत, उसमें उल्लास है, उसमें आनंद है, ठीक है ना, उसमें संगीतात्मकता है, इसलिए वह लय, ताल, सुर के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती चली आ रही है। ये महत्वपूर्ण बात होती है लोकगीत के बारे में। डॉक्टर सत्येंद्र का नाम आपने सुना होगा, लोक साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान, जिन्होंने लोकगीत और लोक संस्कृति को, लोकगीत और लोक संस्कृति के शास्त्रीय अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर सत्येंद्र ने भी लोकगीत की परिभाषा दी है और वो कहते हैं, वे गीत जो लोकमानस की अभिव्यक्ति हो अथवा जिनमें लोकमानस भाव भी हो, लोकगीत के अंतर्गत आते हैं। वही बात, लोकमानस की अभिव्यक्ति और लोकमानस के भाव जो संगीत के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, गीत के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, उसे डॉक्टर सत्येंद्र ने लोकगीत की परिभाषा दी। देवेंद्र सत्यार्थी, ये नाम लोक साहित्य की दुनिया में बहुत महान नाम है और लोकगीत और लोक संस्कृति के प्रथम राष्ट्रव्यापी संग्रहकर्ता के रूप में डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी को जाना जाता है। कई कई भाषाओं में लोक साहित्य का संग्रह इन्होंने किया है और कितनी ही यात्राएं की है, देश के कोने कोने में पहुंचकर लोक साहित्य और लोक संस्कृति के संग्रह में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। बहुत छोटी परिभाषा और बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा। कहते ना कि देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। देवेंद्र सत्यार्थी जी की परिभाषा वैसे ही है। देखिए क्या कह रहे हैं, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र होते हैं। ठीक है, बस इतनी सी परिभाषा है उनकी कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र होते हैं। किसी संस्कृति का सबसे सुंदर चित्रण अगर कहीं देखना है तो वह बोलते हुए लोकगीत हैं, जिन गीतों में वहां की संस्कृति, परंपराएं और जीवन मूल्यों का चित्रण आपको मिल जाएगा। डॉक्टर श्रीराम शर्मा ने लोकगीत की परिभाषा दी और कहा कि सामान्य मानव के संवेदनशील हृदय के उद्गार जो संगीत की धारा के रूप में प्रवाहित होते हैं, उन्हें लोकगीत कहा जाता है। आप जानते हैं कि पूरा का पूरा लोक साहित्य सामान्य जनता के अनुभव, उनके विचार और परंपराओं का एक बहता हुआ एकदम निर्मल सोता है, एक कलकलाती हुई, छल छलाती हुई प्रवाहपूर्ण नदी की तरह है वो, जो एकदम निर्दोष है, जो एकदम प्रांजल है, एकदम शुद्ध है। शुद्धता की पूरी एक दुनिया उस लोक साहित्य में विद्यमान है। श्री राम शर्मा कह रहे हैं कि सामान्य मानव के संवेदनशील हृदय, यह सामान्य मानव कौन है? दरअसल यह सामान्य मानव गांव में रहने वाली जनता है, ग्रामीण जनता है, जो आधुनिक सभ्यता से अभी भी कहीं ना कहीं दूर है और जो अपने जीवन मूल्यों को अपने साथ लेकर चल रही है। तो कहा सामान्य मानव के संवेदनशील हृदय के उद्गार, हृदय का उद्गार जो संगीत की धारा के रूप में प्रवाहित होते हैं, उन्हें लोकगीत कहा जाता है, डॉक्टर श्री राम शर्मा ने कहा। और अंत में एक और परिभाषा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मैं कोट करना चाहूंगा। वो कहते हैं, सामान्य लोक जीवन की पार्श्वभूमि में अचिंत्य रूप से अनायास ही फूट पड़ने वाली मनोभावों की लयात्मक अभिव्यक्ति को लोकगीत कहते हैं। सामान्य जनता, बार बार जो भोली भाली जनता है, जिसमें अनपढ़ लोग हैं, निरक्षर लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, यह लोकगीत उनकी संपत्ति है। वो कैसे उससे जुड़े हैं? आप देखते होंगे कि निरक्षर से निरक्षर व्यक्ति भी गांव में जब कोई लोकगीत गाता है, जब कोई लोक कथा सुनाता है तो मजा आ जाता है। ठीक है, वह पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है,
लेकिन अपने लोक को वह जी रहा है उन कहानियों में, उन गीतों में, उन कथाओं में, उन अभिव्यक्तियों में, मंचन में। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है लोकगीत का किसी समाज के जीवन, समाज के मूल्य, समाज की संस्कृति विशेष की परंपरा और उसके संपूर्ण चरित्र को जानने के लिए लोक साहित्य का अध्ययन, और उसमें भी लोकगीत की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोक साहित्य में सर्वाधिक जो प्रचलित साहित्य है वह है लोकगीत, क्योंकि इसमें सारी चीजें आ जाती है। संस्कार गीत आ जाएंगे, व्रत गीत आ जाएंगे, ठीक है, श्रम गीत आ जाएंगे, ठीक है, परियों के गीत आ जाएंगे, बच्चों को खिलाने सुलाने के समय गीत आ जाएंगे, लोरी आ जाएगी, बड़ी सारी चीजें ऐसी है जिसका इसका क्षेत्र विस्तार बहुत ज्यादा है। तो क्षेत्र विस्तार बहुत ज्यादा होने की वजह से लोक साहित्य में लोकगीत का महत्व आप समझ सकते हैं, ठीक है। विवाह के अवसर पे, जनेऊ के अवसर पे, गृह प्रवेश हो रहा है, ठीक है, तमाम सारे अवसरों पे यह पूरे समाज का एक सामूहिक स्वर बनकर लोकगीत हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। और इसकी खूबसूरती है, सामूहिकता है इसमें, सब लोग एक साथ मिलकर गा रहे हैं, सुर में सुर मिला रहे हैं, और परंपरा की कोई बात हो रही है, जीवन की कोई बात हो रही है, मूल्यों की कोई बात हो रही है। यानी कि कैसे मनुष्यता धड़कती है लोकगीतों में, मनुष्यता का स्पंदन है पूरा का पूरा लोकगीत। इसलिए यह बहुत विशेष है, इसलिए भी यह बहुत खास है, और लोक साहित्य का एक तरह से प्रतिनिधि रूप है, प्रतिनिधि प्रकार है लोक साहित्य का लोकगीत। जहां तक लोकगीतों के उद्भव और विकास की आपसे मैं बात करूं बहुत संक्षेप में, तो इसकी परंपरा बहुत पुरानी है। ऐसा आप मान सकते हैं कि मानव की जो आदिम अवस्था जो थी, वहीं से ही लोकगीतों का आप एक प्रचलन देख सकते हैं। जब उसके पास भाषा आई अपने जीवन मूल्यों और परंपराओं के साथ साथ जब वह जीने लगा, तो मनोरंजन के लिए बहुत सारे साधनों के जो इजाद किए उसमें यह परंपरा भी थी, एक लोकगीत, ठीक है। और आप देखें कि वेद जो है हमारा सबसे प्राचीन लिखित साहित्य है, आप सब इस बात को जानते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वेदों में विभिन्न संस्कारों के अवसर पर जो लोकगीत गाए जाते थे उसका वर्णन मिलता है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि लोकगीत की परंपरा कितनी पुरानी है, कि जो वेद हमारा सबसे प्राचीन लिखित साहित्य है उनमें भी इसका वर्णन है कि जो संस्कार होते थे, लोक संस्कार होते थे, उन लोक संस्कारों के अवसर पर लोकगीत गाए जाते थे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो मंगल गीत गाए गए थे। आप देखिए ये कितनी पुरानी परंपरा है लोकगीत की, लोक संस्कृति की, लोक परंपरा की। जातक कथाओं के बारे में आपने सुना होगा। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाओं का उसमें संग्रह किया गया है। जातक शब्द जो है वो संस्कृत के जात शब्द से बना है, जिसका अर्थ ही होता है पूर्व जन्म। तो क्या है उसमें? भगवान बुद्ध के जीवन की पूर्व जन्म की कथाएं हैं, कि कैसे कभी वो पक्षी के रूप में, कैसे कभी वो पशु के रूप में, कैसे कभी वो मानव के रूप में इस धरती पे आते रहे और मानवता, करुणा, प्रेम और दया का संदेश देते रहे, ठीक है। और आपको जानकर मजा आएगा और हैरानी होगी कि जो जातक कथाएं हैं, उन जातक कथाओं के साथ साथ गेय गीतों का भी प्रयोग हुआ है। जो गेय गीत है जातक कथाओं में, वो वास्तव में लोकगीत के ही प्राचीन रूप हैं। अब आप समझिए कि कितनी प्राचीन परंपरा रही है। आदिम सभ्यता जो हमारी रही है, उस आदिम सभ्यता के साथ लोकगीत बहुत तेजी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो लोक जातक कथाओं में भी लोकगीत के आपको रूप देखने को मिलेंगे। आप आगे जाएंगे और थोड़ा बढ़ेंगे तो अपभ्रंशकालीन जो लोकगीतों का अध्ययन है, अपभ्रंशकालीन लोकगीतों के अध्ययन से आपको पता चलेगा कि वैदिक काल की तुलना में इस काल में लोकगीतों की लोकप्रियता में निरंतर बढ़ोतरी आई है। ये सब छोड़ दीजिए, आप हिंदी साहित्य में लौट आइए, हिंदी साहित्य के आदि काल पे लौटिए। हिंदी के पहले कवि जिनको माना जाता है सरहपाद, ठीक है। सरहपाद की रचनाओं में लोकगीत के प्रारंभिक रूप आपको देखने को मिलेंगे। उनकी बात भी छोड़ दीजिए, आदिकाल के प्रमुख कवि हुए संदेश राशक लिखने वाले अब्दुल रहमान, ठीक है, या फिर जगनिक ने किसकी रचना की? परमाल रासो की रचना की। संदेश राशक आप देखें, परमाल रासो आप देखें, ढोला मारूरा दुहा आप देखें, ठीक है। इन सब में लोक जीवन है और लोकगीत के रूप आपको देखने को मिलते हैं।
तो ये जो रचनाएं जिनकी बात मैं कर रहा हूं, इस बात का प्रमाण है कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वह मूलतः लोकगीतों एवं लोक गाथाओं पर ही खड़ा है, प्रारंभिक रूप जो है। ठीक है, आगे आप बढ़ेंगे तो मध्यकाल में आ जाइए तो तुलसी के रामचरितमानस में भगवान राम का विवाह हो रहा है और गीत गाया जा रहा है। उसमें जिक्र करते हैं ना कि सखिया गीत गाती है। ठीक है, आई बात समझ में। उसके अलावा पार्वती मंगल, तुलसीदास की रचना जो है पार्वती मंगल, जानकी मंगल, उसमें भी लोक गीतों के रूप आपको देखने को मिलेंगे। सूरदास की जो रचना है उसका मूल स्रोत तो लोक जीवन ही है, लोक कथाएं ही है। वहां से कैसे वह प्रसंगों को लेते हैं। तो आप देखें कि लोकगीत की परंपरा बहुत पुराने समय से हमारे साहित्य और हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में इसे हम देख सकते हैं कि लोकगीत जो है वह बहुत प्राचीन समय से हमारे भारतीय जनमानस और भारतीय जीवन का कैसे हिस्सा रहा है। परिवर्तन होता रहा, भाषा बदलती रही, समाज बदलता रहा, परिवर्तन आता रहा, लोक गीतों में भी परिवर्तन आता रहा, लेकिन उसकी जो मूल परंपरा थी प्रवाहित होते रहने की, समाज के साथ जुड़े रहने की, समाज के जीवन मूल्य और संस्कृति के साथ एक जो अन्योन्याश्रय संबंध है लोक साहित्य का, उसमें लोकगीतों की बड़ी भूमिका रही है। वो चलती चली आ रही है। ये बात और है कि अब आधुनिकता के इस दौर में थोड़ा खतरा मंडराने लगा है, लेकिन अब चूंकि हमारे पास तकनीकें हैं, ठीक है, अब लोक कलाकार नहीं मिलेंगे तो लोकगीत जो रिकॉर्डेड हैं वही चलाए जाएंगे। अब आई बात समझ में। अब धीरे धीरे यही होगा कि लोक कलाकार की जगह लोकगीत रिकॉर्डेड रहेंगे और मांगलिक अवसरों पे उन्हें बजाया जाएगा, उन्हें सुनाया जाएगा। जैसे छठ के बहुत सारे गीत हैं, छठ पूजा के अवसर पे हमारे यहाँ जो रिकॉर्डेड है, अच्छे अच्छे लोक कलाकारों ने गाया हुआ है, तो वो चलता रहेगा। तो समय बदलेगा, समाज बदलेगा, और समाज बदलने के साथ साथ इसके स्वरूप इत्यादि में भी परिवर्तन आएगा। लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदलेगी वो ये होगी कि इन लोक साहित्य, इन लोक गीतों में कैसे मानव मूल्य देखने को मिलता है, मानवता की जो आत्मा है वह कैसे बहुत एक तरह से निर्दोष रूप से धड़कती है लोक साहित्य में। ये चीजें कभी कम नहीं होंगी। जब तक मनुष्य का जीवन रहेगा तब तक लोक साहित्य उसको आकर प्रेरित करता रहेगा। वह बताता रहेगा लोक साहित्य कि तुम चाहे सभ्यता की कितनी भी बड़ी उड़ान क्यों ना भर लो, तुम्हें लौटना इसी धरती पे है, लौटना इसी माटी में है, और इसी माटी, इसी जीवन और अपने लोगों के बीच में ही सुकून और प्रेम है। अकेले आप अमेरिका चले जाइए, किसी बड़े से बड़े होटल में रहिए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, कब तक रहिएगा? आपको अपनी माटी पुकारेगी, आपको अपने लोग पुकारेंगे, आपको अपना गांव याद आएगा, आपको अपने घर और परिवार के लोग याद आएंगे। वैसे ही मनुष्य चाहे सभ्यता की कितनी ही ऊंची उड़ान क्यों न उड़ ले, उसको उसका लोक बताएगा कि तुम लौटो अपनी परंपरा की तरफ। जरा देखो इसे, कितने गहरे मूल्य हैं इसमें, कितनी गहरी संवेदनाएं हैं, कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। तुम्हारी जो परंपरा रही है, तुम्हारे जो पूर्वजों की परंपरा रही है, जो जीवन शैली रही है, जो विविधताएं रही हैं, उसे कैसे लोक संस्कृति ने संरक्षित रखा है। सभ्यता की ऊंची उड़ान से लौटो, आओ और देखो। ये है लोक साहित्य और ये है लोकगीत, और इस प्रक्रिया में लोकगीतों की भूमिका हमेशा बढ़ती रहेगी, क्योंकि उसमें संगीत है ना, आवाज है ना। तो जहां संगीत होता है वहां प्रभाव ज्यादा होता है। किसी शायर ने कहा कि गीत को संगीत मिल जाए भला क्या चाहिए, आंखों को प्रीत मिल जाए भला क्या चाहिए। गीत को संगीत मिल जाए भला क्या चाहिए, आंखों को प्रीत मिल जाए भला क्या चाहिए, और जीवन के सुख दुख को बांटने के लिए एक सच्चा मीत मिल जाए भला क्या चाहिए। यही तो चाहते हैं हम कि गीत को संगीत मिले, संगीत के बिना गीत का कोई मतलब नहीं है। आंखों को प्रीत मिले, आंखें जहां भी देखें सौंदर्य देखें, खूबसूरती देखें, और जीवन का सुख दुख उतार चढ़ाव इसको बांटने के लिए एक सच्चा मीत मिल जाए, और क्या चाहिए, सब पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोकगीत की महत्व को आप समझ सकते हैं कि कैसे वह मानव सभ्यता के लिए जरूरी है। अब हम लोकगीत की विशेषताओं की बात करते हैं कि क्या क्या लोकगीत की विशेषताएं हैं। ठीक है, आनंद आ रहा है ना आप लोगों को? बोझिल तो महसूस नहीं कर रहे हैं ना? ठीक है, अब हम लौटते हैं लोकगीत की विशेषताओं के ऊपर।
सामान्यतः लोक साहित्य की विशेषताओं की जो बातें हमने की है वो घूम फिर के आएंगे, कुछ बातें अलग होंगी। लोक साहित्य की जो पहली विशेषता है वह है इसकी मौखिक परंपरा। आप सब जानते हैं कि ये सिर्फ, माफ कीजिएगा, लोकगीत की जो पहली विशेषता है वह है इसकी मौखिक परंपरा। आप सब जानते हैं कि पूरा का पूरा लोक साहित्य ही मौखिक परंपरा पर आधारित होता है, तो उसी मौखिक परंपरा का एक हिस्सा है यह लोकगीत। ठीक है, तो इसका प्रचार प्रसार मौखिक रूप से परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक श्रुति परंपरा के हिसाब से ये होता रहा है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि जो निरक्षर लोग हैं, कम पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, या गांवों की जो स्त्रियां हैं, अब तो धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ने लगा, गांवों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, लेकिन आप 2 दशक 3 दशक 4 दशक पीछे चले जाइए तो स्त्रियों के लिए पढ़ना मतलब किसी स्वप्न जैसा होता था। लेकिन फिर भी वो स्त्रियां जो नहीं पढ़ी लिखी, कम पढ़ी लिखी हैं, निरक्षर हैं, वह भी लोक गायन करती हैं, लोकगीतों से उनका जुड़ाव रहा है। तो यह क्यों? क्योंकि यह मौखिक परंपरा पर आधारित रहा है। मौखिक परंपरा पर आधारित होने की वजह से अपनी दादी से, नानी से, माँ से, बुआ से उसे स्वीकार किया और उस स्वीकार किए गए लोक साहित्य या लोकगीत को अगली परंपरा को सौंपने में उन्होंने भूमिका निभाई। आप देखिए कि जो मौखिक परंपरा है इसका क्या महत्व है। आप सब जानते हैं कि वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति कहा जाता है ना वेदों को, क्यों? इसलिए कहा जाता है कि वेद जो है वो ईश्वरीय ज्ञान है, और उनके बारे में कहा जाता है कि ऋषियों ने लिखा नहीं है, ऋषियों ने ईश्वर से जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो सुनकर ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है, वह है। इसलिए वह श्रुति परंपरा है, रचा नहीं है, ईश्वर से सुना है उस ज्ञान परंपरा को। ठीक है, श्रुति का अर्थ ही होता है जो सुनी गई हो। तो श्रुति परंपरा वेदों को इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर ने सीधे सीधे ऋषियों को वह ज्ञान दिया है और ऋषियों ने फिर उसको बताया है, लोगों को समझाया है। तो मौखिक परंपरा भी एक तरह से देखिए उसी वेद की तरह मूल्यवान है जो श्रुति परंपरा से आई है। ठीक है, इसका एक गहरा अर्थ समझिए। ऋषियों ने सुना और आगे वह परंपरा से धीरे धीरे लिखित भी हो गया, धीरे धीरे उसका प्रचार प्रसार हो गया। अब आपको मालूम है कि लोकगीत या लोक साहित्य का लेखक अज्ञात होता है, अज्ञात होता है ना। तो जहां से ये परंपरा आई है उसे ईश्वर का दर्जा देना कितनी गहरी बात है। वो ईश्वरीय रहा, किसी ने भी जो इसकी शुरुआत की, ठीक है ना, और वहां से ये धीरे धीरे आगे बढ़ती आई है यह लोकगीत या लोक साहित्य की परंपरा, उसमें ईश्वरीय छवि देखना कि कितने गहरे मानव मूल्य की स्थापना हुई है, परंपराओं की स्थापना हुई है। लोकगीत की पहली विशेषता है मौखिक परंपरा या श्रुति परंपरा पर आधारित होना। ठीक है, दूसरी विशेषता है लोकगीत की कि इसमें पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति पाई जाती है। कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? पुनरावृत्ति की। ठीक है, चूंकि प्रायः लोकगीत सामूहिक रूप से गाए जाते हैं, ठीक है, तो पहले और द्वितीय पंक्ति को अथवा टेक को, पहली और दूसरी पंक्ति होती है या बीच में जो टेक होता है उसको क्या किया जाता है? दोहराया जाता है। और गायक जो होते हैं या एक एकल गायक है, फिर लोग उसे दोहरा रहे हैं या जो समूह में गाए जा रहे हैं, तो जब उसे दोहराया जाता है तो श्रोताओं के हृदय पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है, वो एक प्रभाव छोड़ करके जाता है। ठीक है, दोहराने से किसी, जैसे आप देखते हैं ना कि अभी मैंने एक शायरी पढ़ी, पंक्ति पढ़ी, तो मैंने भी क्या किया, शुरू की 2 पंक्तियों को दोहराया ताकि उसका प्रभाव आप तक पहुंचे। तो प्रभाव उत्पन्न करने में पुनरावृत्ति की जो प्रवृत्ति होती है उसका महत्व होता है। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वह है भावों की लयात्मकता। ठीक है, लय के अनुसार भावों को प्रस्तुत किया जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि लय जो है वह लोकगीत की आत्मा होती है। अगर लयात्मकता नहीं हो तो लोकगीत का सुख सुनने का, गाने का, उसका जो सौंदर्य है वह बाधित होगा। ठीक है, तो मूलतः 2 तरह के लय देखने को मिलते हैं लोकगीतों में। ठीक है, पहला जो शीघ्रता पूर्वक जल्दी जल्दी जो लय, जल्दी से जो गाए जाते हैं, तेजी से जो गाए जाते हैं, ठीक है, तो इसे द्रुत लय कहा जाता है कि तेजी से जो गीत गाए जा रहे हैं उसमें द्रुत लय होता है। और दूसरा जो आराम से गाया जाता है, विलंब से गाया जाता है, ठीक है, उसमें मंद गति से जो गाया जाता है उसमें विलंबित लय होता है। कौन सा लय होता है? विलंबित। विलंबित लय यानी कि जो टेरने वाले जो गीत होते हैं, मंद गति से गाए जाने वाले जो गीत होते हैं, उसमें
विलंबित लय होता है, और जो शीघ्रता से गाए जाने वाले जो गीत होते हैं वह उसमें द्रुत लय होता है। तो लयात्मकता जो है वह लोकगीतों का प्राण तत्व है, और लयात्मकता की वजह से ही लोकगीत प्रभावशाली बनते हैं, आकर्षक लगते हैं। कई बार आप देखिएगा कि लोकगीतों की लय की वजह से हम उस भाषा को कभी नहीं जानते हैं। हो सकता है उस भाषा के अर्थ को हम ना समझ पा रहे हैं, शब्द के अर्थ को ना समझ पा रहे हैं, लेकिन लय इतना सुंदर है कि हम वो गीत सुनते हैं। मैं जब नया नया आया था चंबा में, और यहाँ के लोकगीतों को मैं सुनता था कभी शिक्षकों से, और तो मुझे अर्थ ठीक से पता नहीं चलता था, लेकिन अब मुझे मजा आता था। क्यों मजा आता था? क्योंकि उसकी जो लयात्मकता होती थी या होती है, वो आपको खींचती है, वो आपको जोड़ती है। अब आप भोजपुरी नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने पिछले दिनों आपको एक भोजपुरी का गीत सुनाया तो आप सबको बड़ा मजा आया। आया कि नहीं आया? क्यों आया? लय की वजह से आया। तो लय भावों को देखिएगा आप, ध्वनि संप्रदाय जब आप पढ़ते हैं काव्य शास्त्र में, उसमें क्या कहा जाता है कि ध्वनि का प्रभाव, ठीक है। जब आप संगीत सुनते हैं तो संगीत में शब्द तो होते ही हैं, लेकिन शब्द किस तरह से कहे गए हैं, उसकी ध्वन्यात्मकता आपकी आत्मा तक पहुंचती है, ठीक है। अब कोई गीत है, मान लीजिए कोई सा भी गीत ले लीजिए, ठीक है, अगर उस गीत को आप गाए नहीं, सिर्फ बोल दें तो मजा आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जब आप उसे गाते हैं लय के साथ, तो आपके भीतर एक प्रभाव पैदा होता है। वही बात लोकगीतों के साथ भी लागू होती है, ठीक है। जबकि लोकगीतों का स्वर जिन लोगों ने दिया होगा वो कोई म्यूजिशियन नहीं रहे होंगे। सोचिए, संगीत का कोई बड़ा भारी ज्ञान उनको नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी कितनी समझ रही होगी उस भाव को लोगों तक पहुंचाने और पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए, कि वो लय आज भी हमें बड़े नए नए से लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। और अब तो बॉलीवुड की फिल्मों में भी कई सारे जो लोकगीत हैं उनकी लयों को कॉपी करके और गीत बनाए जा रहे हैं। तो देखिए क्या उनका प्रभाव है, ठीक है। तो लयात्मकता, भावों की लयात्मकता लोकगीत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। चौथी विशेषता है निरर्थक शब्दों को जोड़ देना। निरर्थक शब्दों को जोड़ देने से मतलब है कि लय बनाने के लिए या समूह गायन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो लोक गायक होते हैं वो कुछ निरर्थक शब्द जोड़ देते हैं, जिनका कोई अर्थ तो नहीं होता है, लेकिन उन शब्दों को जोड़ देने से लय बन जाती है, ठीक है, सुर बन जाता है, एक व्यवस्था चली आती है समूह गायन में, ठीक है। क्योंकि वो इसलिए कर पाता है लोक गायक क्योंकि वह आजाद है, क्योंकि लोकगीत है या जो लोक साहित्य है वह शास्त्रीय नियमों से और छंदों से और व्याकरण से क्या है? मुक्त है। व्याकरण और छंद शास्त्र के नियमों से मुक्त होने की वजह से लोक कलाकार यह छूट ले लेते हैं कि कोई ऐसे निरर्थक शब्द जोड़ दे जिससे लयात्मकता बनी रहे, सामूहिकता बनी रहे, और जो गेयता है, गेयता जिसे आप गाने का गुण कहते हैं, वह उसमें बखूबी लौट सके या बखूबी उसमें समाहित हो सके। तो ये काम करते हैं, इसलिए लोक गायक निरर्थक शब्दों को जोड़ देते हैं। यह भी लोक साहित्य, लोकगीत की एक विशेषता है, ठीक है। पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता है प्रश्नोत्तरी प्रणाली पर आधारित होना, ठीक है। कई बार आप सुनते होंगे कि लोकगीत, लोक गायक जो होते हैं वह लोकगीतों को रोचक बनाने के लिए ऐसा लगता है कि पहली पंक्ति में सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, और फिर ऐसा लगता है कि दूसरी पंक्ति में उसका जवाब दिया जा रहा है। कव्वाली वगैरह में भी आप देखते होंगे, ठीक है। तो सवाल है और फिर जवाब है। तो लोक साहित्य में यह भी देखा जाता है कि पहली पंक्ति में सवाल और दूसरी पंक्ति में जवाब। तो ऐसा लगता है कि आप गीत भी सुन रहे हैं और संवाद भी हो रहा है, मजा भी आ रहा है आपको। तो दो दो सुख एक साथ आपको मिल जाता है। तो प्रश्नोत्तरी प्रणाली पर आधारित होना भी लोकगीत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। छठी विशेषता है सहजता एवं परिवर्तनशीलता। सहजता तो पूरे लोक साहित्य और परिवर्तनशीलता तो पूरे लोक साहित्य की एक तरह से एक बुनियादी जरूरत है और उसका बुनियादी लक्षण भी है, ठीक है। लोक साहित्य सहज और स्वच्छ होते हैं, स्वच्छंद होते हैं। आप जिस भी भाषा के लोक साहित्य, जिस भी भाषा के आप जानकार हैं, उस भाषा के लोक साहित्य और लोकगीतों को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी गहरी से गहरी और गंभीर से गंभीर बात को कितनी आसानी से कह लिया गया है, ठीक है, कितनी आसानी से कह दिया गया है, ठीक है। जैसे है ना एक शायरी, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे, बस इतनी सी बात है। तो आप देखें कि आसान से आसान ढंग से सरल ढंग से भावों को, विचारों को
अभिव्यक्त किया गया है। तो सहजता इसका प्रमुख गुण है, और परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता क्योंकि मौखिक परंपरा से चली आ रही है, तो थोड़ा बहुत बदलाव, थोड़ा बहुत परिवर्तन समय के साथ इसमें स्वतः हो जाता है, क्योंकि लिखित नहीं है कि आप इसे बदल ना सके। अब कोई शब्द, कोई बात, कोई वाक्य घुल मिल जाता है, लोग गायक उसको अपनी सुविधा अनुसार कई बार बदल देते हैं। तो परिवर्तनशीलता भी इसका एक प्रमुख गुण है। और इसका एक और महत्वपूर्ण गुण है, इसका लोकगीतों का अवसरों से संबद्ध होना। अवसर पे गाए जाते हैं ये लोकगीत, यूं ही नहीं गाए जाएंगे। अब विवाह के गीत एक लोकगीत है, लोकगीत का रूप है विवाह का गीत, तो कब गाया जाएगा? विवाह के समय गाया जाएगा। मुंडन संस्कार के समय गाया जाएगा। जो खेतों में खेती के समय जो श्रम गीत होते हैं वो उसी समय गाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी शुरू हो गए लोकगीत, लोक कलाकार। वह अवसरों से संबंधित होते हैं, अवसरों से बंधे होते। इसलिए मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि लोक साहित्य के संकलन की एक बड़ी समस्या ये है कि लोक कलाकार उन गीतों को उन्हीं अवसरों पर गाने की सहमति प्रदान करते हैं जिस अवसर का वह गीत होता है। आई बात समझ में? तो ये कुछ लोक गीत की प्रमुख विशेषताएं हैं जिसे हमने समझा। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा? लोकगीत क्या है, लोकगीत के बारे में विद्वानों की परिभाषाओं को भी हमने शामिल किया। ठीक है, उसके बाद लोकगीतों की एक जो परंपरा रही है उसके बारे में बहुत संक्षेप लेकिन कुछ जरूरी बातें हमने की। और उसके अलावा हमने लोकगीत की विशेषताओं पे भी प्रकाश डाला। और कल जब हम लौटेंगे क्लास में तो लोकगीत के इन प्रकारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? कोई समस्या तो नहीं है आपको? कोई सवाल तो नहीं पूछना चाहते हैं आप? हाँ, वो कभी नहीं पूछते हैं आप।